नमस्कार मित्रों, आज की क्लास प्रैक्टिकल की क्लास है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रीशियन के जितने भी टूल्स होते हैं उनका उपयोग, उनकी संरचना, उनके भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आगे की क्लास होगी, जब भी प्रैक्टिकल वीडियो आएगा आगे का, उसमें हम घरेलू वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। घरेलू वायरिंग कैसे की जाती है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर के वीडियो उपलब्ध हैं और जनरल साइंस के भी कुछ वीडियो उपलब्ध हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रीशियन के जितने भी टूल्स होते हैं उनके संरचना, उनका उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों हैं आपका इलेक्ट्रीशियन के सामान्य हस्त औजार। एक इलेक्ट्रीशियन होता है, उनको किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। सर्वप्रथम इलेक्ट्रीशियन के पास एक ड्रिल मशीन होनी चाहिए जिसे वायरिंग करते समय वो दीवार पर मतलब छेद वगैरह बनाने हो, होल करने हो तो काम आए। ठीक है, देखो ये होती है इलेक्ट्रीशियन आपकी ड्रिल मशीन होती है। देखो, इलेक्ट्रीशियन की ड्रिल मशीन इस प्रकार की होती है। अब इसका देखो उपयोग क्या क्या है। इसका प्रयोग वायरिंग करते समय दीवार में छेद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे है देखो, इसके आगे ड्रिल लगा होता है जिसको चाबी के द्वारा कसा जाता है। देखो आगे दिख रहा है आपको, ये ड्रिल है जिसको पाना भी बोलते हैं। ये ड्रिल होता है, इसको चाबी के द्वारा कसा जाता है। नेक्स्ट है, इसके साइड में एक ऑन ऑफ स्विच होता है। देखो जैसे आपको लाल कलर का दिख रहा है, इसके साइड में देखो हैंडल पर लगा है, ऑन ऑफ करने का स्विच होता है। ठीक है, इसकी बनावट पिस्टल जैसी होती है, जैसे कि आप देख रहे हो इसकी बनावट कैसी होती है, पिस्टल के जैसी होती है। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ठीक है, आगे देखो हैंड ड्रिल मशीन। यदि आपकी बिजली नहीं हो और आपको काम करना हो, इसके लिए आपका हैंड ड्रिल मशीन आती है छोटी। देखो जैसे कि आप चित्र में दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या होता है, हाथ से इसको घुमाकर लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं उनमें छेद किया जाता है। ठीक है, देखो इसका क्या है, हैंड ड्रिल मशीन द्वारा बेटन तथा कैसिंग कैपिंग बोर्ड में छेद किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बोर्ड बनाने हो तो उसमें आप इस जो हैंडल दिख रहा है आपको, इसको घुमाकर छेद कर दिए जाते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो हैंडल है इसको घुमाया जाता है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे बिट लगता है। क्या लगता है दोस्तों, बिट लगता है और लकड़ी में आराम से छेद ये कर देती है। आगे देखो, इसके आगे चक होता है, जो आगे वाला जो भाग होता है उसको चक होता है और चक के अंदर बिट लगता है। ठीक है, और हैंडल होता है, जो पीछे वाला भाग वो हैंडल होता है। इसे हाथ से घुमाने पर आसानी से लकड़ी के बोर्ड में छेद किए जाते हैं। हाथ से घुमाकर इसमें छेद कर दिए जाते हैं। आगे देखो, इस मशीन का ड्रिल बिट 3 mm, 4 mm, 6 mm का होता है। इसका जो बिट होता है उसकी साइज कितनी होती है, 3 mm की, 4 mm और 6 mm की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पिलर टाइप ड्रिल मशीन। पिलर टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है। देखो ये एक जगह फिक्स होती है, वर्कशॉप में एक जगह इसको पत्थर पर कस दिया जाता है, इस मतलब एक फ्रेम बना दी जाती है और उस फ्रेम पर इसको लगा दिया जाता है। वो कैसी होती है, देखो इस प्रकार की होती है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, सबसे नीचे वाला, ये आपके, ये देखो आपको दिख रहा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, इसको पत्थर पर कसा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर लोहे की शीट है उसमें यदि छेद बनाने हो, लोहे की जो जॉब होती है उसको छेद बनाने हैं तो इस हैंडल को घुमाएंगे, इसको यूँ नीचे लाएंगे तो ये क्या करेगी, जो आपका ये बिट लगा होता है ये नीचे आ जाएगा और उसमें छेद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पिलर टाइप ड्रिल मशीन एक स्थान पर फिट की हुई होती है, जैसा अभी बताया मैंने। इसके द्वारा लोहे की जॉब में छेद निकाले जाते हैं। इसमें एक सिंगल फेज की मोटर व चक को ऊपर नीचे करने का हैंडल लगा होता है। अब देखो सिंगल फेज की मोटर आपके कहाँ लगी होती है, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर सिंगल फेज की मोटर लगी होती है। ठीक है, और ये जो हैंडल है ये चक को ऊपर नीचे करने का, देखो इस भाग को कहते हैं चक। मैं अभी बताऊंगा आपको, इसके भागों के नाम बताऊंगा। ठीक है, अलग चित्र में बताएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, अब ये चित्र है, देखो इसमें आपको दिख रहा है। अब देखो ये सिंगल फेज की मोटर, कहीं किसी मोटर देखो इसके अंदर भी लगी होती है और इसको बाहर भी लगी होती है, सिंगल फेज की मोटर होती है। ठीक है, इसको कहते हैं, ये ड्रिल चक होता है और ये टेबल होती है जिस पर लोहे की जॉब रखी जाती है और जो ये वाला होता है, नोब होती है, हैंडल होता है ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, अब इसका जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो ये होता है पिलर होता है। ठीक है, और ये होता है इसका बेस। दोस्तों ये होता है इसके भागों के नाम। नेक्स्ट देखो, अगले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगला है आपका रेचेड ब्रेस ड्रिल मशीन। एक और ड्रिल मशीन है जिसका नाम है रेचेड ब्रेस ड्रिल मशीन। अब ये भी हाथ से चलती है। देखो दो जो ड्रिल मशीन अपने पड़ी है, इससे पहले वाली वो इलेक्ट्रिक ड्रिल थी, लेकिन जो ये है हाथ से चलती है। देखो इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये बीच में हैंडल होता है लगा हुआ।
ये हैंडल होता है, ठीक है। और दूसरा हाथ हम यहाँ पे रखते हैं, ऊपर हाथ रखकर नीचे यहाँ पर बिट लगा दिया जाता है और जहाँ पर होल करना हो इसको चारों ओर ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पर जो घूमेगा बिट और आपके लकड़ी में छेद कर दिए जाते हैं इसकी सहायता से। देखो इस क्या क्या है, ये मशीन लकड़ी में छेद करने में काम आती है। इसके चक में ड्रिल लगाकर सुगमता से छेद निकाले जा सकते, तो ये होती है रेचेट ब्रेस ड्रिल मशीन। नेक्स्ट देखिए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, देखो इसका प्रयोग सुपर इनेमल तारों की गेज को मापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सुपर इनेमल जो तार होते हैं उनकी गेज को मापने के लिए करते हैं, उनकी मोटाई को मापने के लिए करते हैं। इसमें 1 mm के 100 भाग तक माप ली जाती है। माइक्रो का मतलब छोटी से छोटी माप इसकी सहायता से ली जाती है। 1 mm के 100 भाग, जो 1 mm होता है उसका 100वां भाग भी इसकी सहायता से माप सकते हैं, ठीक है। ये होता है देखो माइक्रोमीटर, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। अब देखो इसके भागों के बारे में पढ़े तो इनके भाग होते हैं, देखो कौन कौन से भाग होते हैं। जो ये वाला भाग होता है आगे वाला, इसको कहते हैं आपके एनिवल, क्या क्या कहा जाता है, एनिवल कहा जाता है। और जो ये वाला है ये होती है फ्रेम, ठीक है। और जो आपको ये वाला दिख रहा है इसको कहते हैं स्पेंडल, क्या बोला जाता है, स्पेंडल बोला जाता है। और ये है आपके लॉक रिंग, और ये होता है आपका बैरल, और इसको कहते हैं थिम्बल, क्या कहा जाता है, थिम्बल कहा जाता है। ये होता है आपके माइक्रोमीटर, ठीक है। इसकी बनावट इस प्रकार की होती है। एग्जाम इसके भागों के नाम भी अक्सर पूछ लेते हैं आईटी एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज। ये होता है वायर की गेज को मापने के लिए होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। देखो ये होता कैसा, इस प्रकार का एक गोलाकार आकृति होती है, इसमें देखो ये गोलाई में छेद कटे हुए होते हैं। अब इस छेद में क्या करेंगे, छेद में जिस वायर का गेज मापना होता है उसमें वायर डालेंगे और जिसमें वायर फिट बैठ जाएगा वो उसका गेज होगा, ठीक है। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी सहायता से वायर की गेज मापी जाती है। इसमें चारों ओर तरफ गोलाई में कटिंग होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके कटिंग की हुई जगह पर इंसुलेशन हटे तारों को डाला जाता है। इंसुलेशन हटे तारों को डाल दिया जाता है। तार जिस कटिंग में सही आता है उसके ऊपर लिखे नंबर को नोट कर लिया जाता है। जैसे कि आपको नंबर दिखाई दे रहा है, स्केल दिखाई दे रही है, जिस स्लॉट में तार फिट बैठेगा वो तार का गेज है, ठीक है। इसके द्वारा मोटर रिवाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त तारों को मापा जाता है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ब्लो लैम्प। अब ब्लो लैम्प क्या होता है, देखो ये होता है ब्लो लैम्प। ब्लो का मतलब होता है आग वाला लैम्प। ये क्या करेगा, सोल्डर को पिघलाएगा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। अब यहाँ पर जो फ्लेम मतलब आग लगेगी, यहाँ पर ये टंकी होती है, इस टंकी के अंदर केरोसिन भरा जाता है और यहाँ से प्रेस किया जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो अंदर गैस बनती है। उस गैस के कारण यहाँ से केरोसिन ऊपर चढ़ता है लो के, और ये केरोसिन आगे इस फ्लेम में जलता है और यहाँ से इसके द्वारा सोल्डर पिघलाया जाता है, ठीक है। अभी देखो काम कैसे करता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये पित्तल का बना होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पित्तल का बना होता है। ये स्टोव की तरह काम करता है, जैसा आपने स्टोव चलाया होगा पहले, ये स्टोव की तरह काम करता है। इसका प्रयोग शोल्डर को पिघलाने के लिए करते हैं। इसकी टंकी में केरोसिन भरा जाता है, जैसे टंकी आपको दिखाई दे रही है, इसमें केरोसिन भर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका पुली पुलर। पुली पुलर का मतलब होता है आपकी मशीन होती है, डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, उनकी शाफ्ट पर जो पुली होती है उसको निकालने के लिए पुली पुलर का प्रयोग किया जाता है। अब ये इस प्रकार की होती है, इसमें देखो 3 टांगे आपको दिखाई दे रही है, 3 टांगे होती है, ये एडजस्टेबल होती है, ठीक है। देखो ये माइल्ड स्टील का बना होता है, किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। इसकी 3 टांगे एडजस्टेबल होती हैं, मतलब इस टांगों को आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। पुली की साइज के अनुसार इसका चयन किया जाता है, जैसी पुली होती है उसका इसका चयन छोटा बड़ा जो भी उसके अनुसार कर लिया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग मशीनों की शाफ्ट पर से पुली को उतारने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मशीनों की साइज को। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या इसको एडजस्ट कर दे, यहाँ पर पुली होती है, यहाँ पर 3 टांगों में पुली को फंसाई जाती है और फिर जो ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला काला काला जो दिख रहा है, इसको घुमाते हैं तो ये क्या करता है, नीचे ऐसे पुली को धक्का देगा और पुली आपकी बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये पुली को खींचेंगे, 3 टांगे क्या काम करेगी, पुली को खींचेगी। आगे देखो सोल्डरिंग आयरन। अब सोल्डरिंग आयरन कैसी होती है, जैसे काया बोला जाता है, उसको आपने देखा होगा। देखो इस प्रकार का होता है, इसमें 2 चीज़ें साथ में आती है, एक तो आपका सोल्डर होता है, दूसरा होता है फ्लक्स। देखो जो इस डब्बी होती है, ये वाली डिब्बी, इसमें इसको बोला जाता है फ्लक्स, और जो तार होता है इसको बोला जाता है सोल्डर, ठीक है। अब देखो क्या होती है, इसका प्रयोग तारों के जोड़ पर सोल्डरिंग करने हेतु किया जाता है। इसमें एक नाइक्रोम का एलिमेंट लगा होता है, इसके अंदर नाइक्रोम का एलिमेंट होता है जो आगे वाले जो हिस्सा होता है उसको गर्म करता है, ठीक है। इसके आगे का बिट कॉपर का बना होता है, जो बिट होता है कॉपर का बना होता है। ये जो गर्म जो हिस्सा होता है वो कॉपर का बना होता है, ठीक है। इसकी रेटिंग 65 वाट, 100 वाट, 1250 वाट आदि होती है। 65 वाट की भी आती है, आपके 100 वाट की भी आती है, और बड़ी आती है 1250 वाट की भी आती है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है
आपके कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन, जो आपने पहले ये अभी देखा आयरन सोल्डरिंग आयरन देखी, वो तो इलेक्ट्रिक की। यदि कहीं भी लाइट ना हो, लाइट चली जाए और आपको काम करना है तो इसके लिए आपको कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन आती है। देखो एक इस प्रकार की होती है, लकड़ी का हैंडल होता है पीछे और आगे कॉपर का बिट लगा होता है, जिसको अंगीठी या मतलब कहीं भी गैस स्टोव पर आप इसको गर्म करके आप कॉपर मतलब सोल्डरिंग को पिघला सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की होती है। देखो क्या होता है इसमें, इसका प्रयोग हल्के सोल्डरिंग कार्य करने हेतु किया जाता है। हाथ से पकड़कर किसी अंगीठी पर रखकर इसके बिट को गर्म किया जाता है। जैसे आपको आगे दिखाई दे रहा होगा, ये इसके बिट होता है, इसको गर्म किसके ऊपर किया जाता है, अंगीठी पर रखकर इसको गर्म कर दिया जाता है। या फिर गैस पर भी आप कर सकते हो। ये देखो ये आगे सोल्डर इसके आगे देखो पाइप कटर। पाइप कटर मतलब पाइप काटने के लिए काम आता है। अब किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है पाइप कटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर पाइप को फंसा दिया जाता है। इसको इसकी सहायता से इसको मतलब इसको आगे पीछे करके पाइप को एडजस्ट कर दिया जाता है और फंसा कर इसको गोल गोल घुमाया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे घुमाया जाता है। अब कैसे घुमाएंगे मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, आगे देखो इसका प्रयोग पाइप को काटने के लिए किया जाता है। इसमें एक कटिंग ब्लेड लगी होती है, वो हैंडल लगा होता है। कटिंग ब्लेड कहाँ पे होती है, कटिंग ब्लेड दोस्तों यहाँ पर लगी होती है, इसके अंदर यहाँ पर कटिंग ब्लेड लगी होती है। ठीक है, और आगे वाला जो हैंडल होता है आगे है, इसमें एक फिक्स वो घूमने वाली जो बनी होती है, एक तो फिक्स होती है, दूसरी घूमने वाली जो बनी होती है। इस प्रकार देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पाइप है। ठीक है, ये वाला जो पाइप लगा देखो यहाँ पर, वापस से देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखो ये दोस्तों ये पाइप है। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। इसको ऐसे फिक्स करके फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, चारों तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर जो ब्लेड लगी होती है, इसके अंदर यहाँ ब्लेड लगी होती है, ये ब्लेड क्या करेगी, पाइप को काटने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके क्रिम्पिंग टूल। क्या है क्रिपिंग टूल, अब ये क्या होता है देखो, एल्यूमिनियम के तारों के सिरों पर थिम्बल लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब थिम्बल क्या होता है, थिम्बल की सहायता से हम मतलब आपकी जो केबल होती है उसको कहीं भी कस सकते हैं, उसके अंदर नट बोल्ट कस सकते हैं। इसे हार्ड स्टील द्वारा टेम्परिंग करके बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हार्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा तारों का इंसुलेशन भी हटाया जा सकता है। अब ये कैसे होते हैं देखो, इस प्रकार का होता है क्रिम्पिंग टूल। अब देखो यहाँ पर देखो अलग अलग गेज लगे हुए, इन गेजों की सहायता से इंसुलेशन को हटा सकते हैं आप इसके द्वारा। मतलब जो थिम्बल होता है इस प्रकार का होता है, देखो थिम्बल होता है गोल होता है और आगे इस प्रकार स्क्रू कसने के लिए चपटी यहाँ पर ब्लेड होती है और यहाँ पर होल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर तारों को डालकर इसकी सहायता से पिचक दिया जाता है। यहाँ से इसको पिचक देते हैं तो ये मतलब लग जाता है मतलब केबल के अंदर। ठीक है, आगे देखो अगला है हेक्सा फ्रेम। अब हेक्सा फ्रेम क्या होती है देखो, इस प्रकार की होती है, लोहे के पाइप को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो क्या है हेक्सा फ्रेम, औजार द्वारा लोहे को काटा जाता है। इस औजार द्वारा लोहे को काटा जाता है। इसमें 25 mm में 25 से 30 दांते होते हैं। जो आपकी ब्लेड होती है इसमें 25 से 30 दांते होते हैं। वायरिंग करते समय इसका उपयोग पाइप को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अब जितने भी बाकी औजार बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे औजार होते हैं, जो इम्पोर्टेंट औजार होते हैं मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है देखो, ये है आपके इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर होती है, ये आपके राउंड नोज प्लायर होती है। एक और होती है जो जिसको साइड कटिंग प्लायर बोला जाता है, ये मेलेट होता है। इसका उपयोग लोहे की जो चादर होती है उसको सीधी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपके बॉल पिन हैमर है। कोल्ड चीजें इसका प्रयोग वायरिंग करते समय जो गिट्टियाँ वगैरह होती है उसको सही करने के लिए या फिर थोड़ा वो होल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपके पाइप रिंच है। पाइप रिंच इसका प्रयोग मतलब क्या, नट स्क्रू वगैरह होता है उसको खोलने के लिए करते हैं, नट बोल्ट खोलने के लिए। मतलब ये एडजस्टेबल होता है, इसकी सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी औजार है। यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी किसी वीडियो की आवश्यकता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही बने रहे ऐसे